क्रांति अर्थात रिवॉल्यूशन अधिकारों या संगठनात्मक संरचना में होने वाला एक मूलभूत परिवर्तन है जो अपेक्षाकृत कम समय में ही घटित होता है। अरस्तु ने दो प्रकार की राजनीतिक क्रांतियों का वर्णन किया है। पहला, एक संविधान से दूसरे संविधान में पूर्ण परिवर्तन। दूसरा, मौजूदा संविधान में संशोधन। मानव इतिहास में अनेकों क्रांतियां घटित होती आई है और वह पद्धति, अवधि व प्रेरक वैचारिक सिद्धांत के मामले में काफ़ी भिन्न है। इनके परिणामों के कारण संस्कृति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं में वृहद परिवर्तन भी हुए हैं। एक क्रांति में कौन से घटक शामिल होते हैं और कौन से नहीं, इस संबंध में विद्वतापूर्ण चर्चा कई मुद्दों के इर्द गिर्द केंद्रित है। क्रांतियों के प्रारंभिक अध्ययन में मुख्यतः यूरोपियन इतिहास का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया गया है, परंतु और आधुनिक परीक्षणों में वैश्विक घटनाएं भी शामिल हैं और अनेकों सामाजिक विज्ञानों के दृष्टिकोणों को भी शामिल किया गया है, जिसमें समाज शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान आते हैं। क्रांति पर विद्वतापूर्ण विचारों की कई पीढ़ियों ने अनेकों प्रतिस्पर्धात्मक सिद्धांतों को जन्म दिया है और इस जटिल तथ्य के प्रति वर्तमान समझ को विकसित करने में काफ़ी योगदान दिया है। कोपरनिकस ने सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति पर लिखे गए अपने लेख को ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज नाम दिया। इसके बाद क्रांति खगोल विद्या से ज्योतिष संबंधी स्वदेशी विद्या के क्षेत्र में प्रविष्ट हो गई, जिसने सामाजिक व्यवस्था में आकस्मिक परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व किया। एक शब्द का प्रथम राजनीतिक प्रयोग 1688 में विलियम III द्वारा जेम्स II के स्थानापन्न होने के वर्णन में किया गया। इस प्रक्रिया को द ग्लोरियस रिवोल्यूशन भी नाम दिया गया। प्रायः क्रांति शब्द का प्रयोग सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत क्रांति वह है जो किसी देश में राजनीतिक सत्ता के आकस्मिक परिवर्तन से आरंभ होती है और फिर वहीं से सामाजिक जीवन को एक नए रूप में ढाल देती है। साधारणतः क्रांति एक विशेष सामाजिक राजनीतिक स्थिति में जन्म लेती है। जेफ गुडविन क्रांति की दो परिभाषाएं देते हैं, एक व्यापक है और दूसरा संकीर्ण। व्यापक वाला जो डेफिनेशन है उसमें वे बोलते हैं, any and all instances in which a state or a political regime is overthrown and thereby transformed by a popular movement in an irregular, extra-constitutional and or violent fashion। अर्थात कोई भी घटना जिसमें किसी राज्य या राजनीतिक पूरे साम्राज्य को उखाड़ फेंका जाता है और एक सामाजिक मूवमेंट या फिर एक प्रचलित मूवमेंट अर्थात आंदोलन का जन्म लेता है जो अनियमित होता है, असंवैधानिक होता है और बहुत हिंसात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। दूसरा जो परिभाषा दिया गया है वह संकीर्ण परिभाषा है, जिसमें वे कहते हैं, रिवोल्यूशंस इंटेल नॉट ओनली इन मास मोबिलाइजेशन एंड इन रिजीम चेंज बट ऑल्सो मोर और लेस रैपिड एंड फंडामेंटल सोशल, इकोनॉमिक एंड और कल्चरल चेंज ड्यूरिंग और सून आफ्टर द स्ट्रगल फॉर द स्टेट पावर। अर्थात रिवोल्यूशन सिर्फ विस्तृत रूप से लोगों का स्थानांतरण या किसी साम्राज्य को उखाड़ फेंकना ही नहीं है, बल्कि देर सवेर फंडामेंटल सोशल यानी कि आधारभूत सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी होते हैं। जब किसी राज्य की सत्ता पाने को संघर्ष किया जा रहा होता है, उसके बाद या उसके दौरान। जैक गोल्डस्टोन उन्हें परिभाषित करते हुए कहते हैं कि एन एफर्ट टू ट्रांसफॉर्म द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड the justifications for political authority in society, accompanied by formal or informal mass mobilization and non-institutionalized actions that undermine authorities। एक ऐसा प्रयास जिसमें राजनीतिक संस्थाओं को और उसके न्यायिक संस्थाओं को समाज में राजनीतिक दृष्टिकोण से न्यायिक या अन्यायपूर्ण लोगों का स्थानांतरण या संस्थाओं पर कब्जा करने से शुरू होता है। क्रांतियों से संबंधित अनेकों प्रारंभिक अध्ययनों ने चार मौलिक मुद्दों पर केंद्रित होने का प्रयास किया। प्रसिद्ध एवं विवाद रहित उदाहरण जो कि वास्तव में क्रांतियों की सभी परिभाषाओं के लिए सटीक है, जैसे कि ग्लोरियस रिवोल्यूशन इन 1688 में ग्लोरियस रिवोल्यूशन हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति बिटवीन 1789 टू 1799 एंड 1917 की रूसी क्रांति और 1927 से 1949 के बीच चलने वाली चीनी क्रांति। हालांकि प्रसिद्ध हार्वर्ड इतिहासकार केन ब्रिंटन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द एनाटॉमी ऑफ रिवॉल्यूशन में
अंग्रेजी गृह युद्ध, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति पर भी ध्यान केंद्रित किया। समय के साथ विद्वान अन्य सैकड़ों घटनाओं का विश्लेषण भी क्रांति के रूप में करने लगे और उनकी परिभाषाओं व पद्धतियों में अंतर ने नई परिभाषा व स्पष्टीकरण को जन्म दिया। दूसरी पीढ़ी के सिद्धांतों की आलोचना उनके सीमित भौगोलिक प्रसार, अनुभाविक सत्यापन की कठिनाइयों और साथ ही साथ इस आधार पर की गई कि हालांकि वह कुछ विशेष क्रांतियों का स्पष्टीकरण देती है, लेकिन इस बात के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाती कि इन्हीं परिस्थितियों में अन्य समाजों में विद्रोह क्यों नहीं हुए। दूसरी पीढ़ी के आलोचना के कारण सिद्धांतों की तीसरी पीढ़ी का जन्म हुआ, जिसमें थेडा स्कॉकपोल, वैरिंगटन, मूर, जेफरी पीस और अन्य लेखक शामिल थे, जो कि प्राचीन मार्क्सवादी वर्ग संघर्ष माध्यम के आधार पर विस्तार कर रहे थे। वह अपना ध्यान ग्रामीण कृषि, राज्य संघर्ष, उच्च वर्गीय लोगों के साथ होने वाले राज्य संघर्ष और अंतर्जातीय आर्थिक व सैन्य प्रतिस्पर्धा द्वारा घरेलू राजनीतिक परिवर्तन पर लड़ने वाले प्रभाव की ओर केंद्रित कर रहे थे। विशेषतः स्कॉकपोल की स्टेटस एंड सोशल रिवॉल्यूशन तीसरी पीढ़ी की सर्वाधिक प्रचलित कृतियों में से एक हो गई। स्कॉकपोल ने क्रांति की व्याख्या करते हुए कहा, यह समाज के राज्यों और वर्ग संरचना का तीव्र मौलिक रूपांतरण है, जो कि निम्न स्तर के वर्ग आधारित विद्रोही के द्वारा समर्थित व स्वीकृत होता है, और उन्होंने क्रांतियों को राज्य, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के संबंधित विभिन्न संघर्षों के लिए उत्तरदायी ठहराया। 1980 के दशक के अंतिम वर्षों से विद्वतापूर्ण कार्यों के एक नए निकाय ने तीसरी पीढ़ी के सिद्धांतों की प्रभावकारिता व प्रश्न उठाने शुरू कर दिए। पुराने सिद्धांतों को भी नई क्रांतिकारी घटनाओं के द्वारा खास आघात लगा, जो उसके द्वारा सरलता से व्यक्त नहीं किया जा सका। 1979 में ईरानी और निकरागुआन क्रांतियाँ, 1986 में फिलीपींस में जनशक्ति क्रांति और 1989 में यूरोप में ऑटम ऑफ नेशंस इस बात के गवाह बने कि अहिंसक क्रांतियों के प्रसिद्ध प्रदर्शन एवं जन हड़ताल में कई शक्तिशाली प्रतीत होने वाले शासनों को बहु वर्ग संयोग ने ध्वस्त कर दिया। अब क्रांति या विद्रोह को यूरोपीय हिंसक अवस्था बनाम जनता या वर्ग संघर्ष के रूप में परिभाषित करना पर्याप्त नहीं था। इस प्रकार क्रांतियों का अध्ययन 3 दिशाओं में विकसित हुआ। पहला, कुछ अनुसंधानकर्ता क्रांति के पिछले या अद्यतनीकृत दैट मीन्स आर्टिफिशियल मॉडर्नाइज्ड संरचनात्मक सिद्धांतों को उन घटनाओं के संबंध में लागू कर रहे थे जो पूर्व में विश्लेषित नहीं थी, अधिकांशतः यूरोपीय संघर्ष। दूसरा, विद्वानों के अनुसार क्रांतिकारी लामबंदी व लक्ष्यों को वैचारिक मत व संस्कृति के रूप में आकार प्रदान करने के लिए जागरूक संस्था के प्रति और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता थी। तीसरा, क्रांति और सामाजिक आंदोलनों दोनों ही क्षेत्र में विश्लेषकों ने यह अनुभव किया कि दोनों तथ्यों के बीच काफ़ी कुछ उभयनिष्ठ है, दैट मीन्स कॉमन, और विवादपूर्ण राजनीतिक के एक नए चौथी पीढ़ी के साहित्य का विकास हुआ, जो कि दोनों तथ्यों को समझाने की आशा में सामाजिक आंदोलनों और क्रांतियों दोनों ने ही परिज्ञानों को जोड़ने का प्रयास करता है। हालांकि क्रांतियां कम्युनिस्ट क्रांति, जो कि अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण थी और जिसने कम्युनिस्ट शासन का तख्ता पलट कर दिया था, से लेकर अफगानिस्तान के हिंसक क्रांति को भी क्रांति के अंतर्गत समावेशित करती है, पर वह कॉप्स, डियाइड, टैटस, गृह युद्ध, विद्रोहों और ऐसे राजद्रोह को क्रांति के अंतर्गत शामिल नहीं करती जो अधिकार के प्रमाणीकरण या समाज में रूपांतरण का कोई प्रयास नहीं करते, जैसे जोसेफ पिस्तुदस्की का 1926 में कूप के नाम से जाना जाता है, या अमेरिकी गृह युद्ध। साथ साथ संस्थागत व्यवस्थाओं जैसे जनमत संग्रह या मुक्त चुनाव, जैसा कि स्पेन में फ्रांसिस्को फ्रैंकी की मृत्यु के बाद हुआ था, द्वारा प्रजातंत्र की ओर शांतिपूर्ण परिवर्तन को भी वह क्रांति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं करती। हालांकि क्रांति शब्द का प्रयोग राजनीतिक क्षेत्र से बाहर घटित हुए विशाल परिवर्तनों की ओर संकेत करने के लिए भी किया जाता है। ऐसी क्रांतियां प्रायः राजनीतिक प्रणाली की अपेक्षा समाज, संस्कृति, दर्शन और प्रौद्योगिकी दैट मीन्स द टेक्नोलॉजी में अधिक परिवर्तन लाने के लिए पहचानी जाती है। इन्हें प्रायः सामाजिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। कुछ वैश्विक हो सकती है, जबकि अन्य एक ही देश तक सीमित होती है। इस संदर्भ में क्रांति शब्द के प्रयोग का एक प्राचीन उदाहरण औद्योगिक क्रांति है, दैट मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। ध्यान रखें कि इस प्रकार की क्रांतियाँ धीमी क्रांति के लिए टैकुविले द्वारा की गई परिभाषा में भी सटीक बैठती है। यानी कहा जा सकता है कि क्रांतियाँ जो हुई कई स्तर पर हुई, जैसे कि सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले क्रांति, भौगोलिक क्रांति, कृषि क्रांति और बहुत सारी क्रांतियाँ।
जैसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो सेमीकंडक्टर अर्थात अर्धचालक का जो आविष्कार था, कोई क्रांति से कम नहीं था। आज आप जितने भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें देखते हैं, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब लगभग उस सेमीकंडक्टर का कमाल है। कृषि के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली और भी क्रांतियाँ हैं, जैसे हरित क्रांति जो खाद्यान्न उत्पादन से रिलेटेड है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से, लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से और अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित है। तो आपने देखा कि क्रांति सिर्फ मार काट मचाकर हिंसात्मक तरीके से तख्ता या सत्ता पलट देना ही नाम नहीं है, बल्कि वो सारी चीज़ क्रांतियाँ होंगी जो एक वैश्विक स्तर पर या फिर राष्ट्रीय स्तर पर या फिर बहुत बड़े स्तर पर ये परिवर्तन लाता है और यह जीवन में एक नई धारा को जन्म देता है। कभी कभी ये क्रांतियाँ गलत भी साबित होती है और कभी कभी बहुत अच्छी भी साबित होती है। भारत में क्रांतियाँ सामान्य तौर पर नहीं हुई हैं, परंतु जो भी चीज़ें हुई हैं वह धीरे धीरे हुई हैं, इसलिए इसे क्रांति बहुत लोग नहीं मानते, परंतु विज्ञान के क्षेत्र में क्रांतियाँ तो हुई हैं।